बैठिए। कहाँ तक हुआ था? अच्छा, क्वेश्चन को पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मेटल खत्म कर लेते उसके बाद पीरियोडिक टेबल कर लेंगे, ठीक है। पहले मेटल खत्म कर लेते हैं, और चूंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो आज आधे प्रश्न पर ही हम चर्चा कर पाएंगे। आइए फिर से देख लेते हैं, हालांकि शायद 50 तक, हाँ 50 तक हो गया तो फिर भी देख लेते हैं एक बार, फिर से रिवीजन ही हो जाएगा। और पहला प्रश्न है कि सभी धातुएं क्या हैं? तत्व हैं। सभी धातु तत्व हैं, सभी अधातु तत्व हैं, और सभी उपधातु भी तत्व हैं। तत्व को 3 ही भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु भी तत्व, अधातु भी तत्व, उपधातु भी तत्व। धातु तथा अधातु तत्व के अलग अलग प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। धातु तत्व है लेकिन अधातु यौगिक। अभी तुरंत हम समझे कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के तत्व होते हैं। तो पहला कथन सही है और दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? अब तक ज्ञात तत्वों में अधिकांश धातु है, बिल्कुल सही है। जितनी तत्व हैं उसका 80% तत्व धातु है। अधातुओं की संख्या मात्र 22 है, ये भी सही है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण विद्यमान हैं, सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दोनों कथन आपका क्या है? धनायन में परिवर्तित हो सकते हैं। धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर चादरों की शक्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, और इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से धातु के जोड़े सर्वाधिक आघात वर्धनीय है? तो सर्वाधिक है, सर्वाधिक सोना, और 2 नंबर पर चांदी है, 2 नंबर पर चांदी है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? धातु आघात वर्धनीय होते हैं तथा अधातु तन्य होते हैं, गलत है। आघात वर्धनीय और तन्यता दोनों धातु के गुण है, और दोनों का ही अधातु में अभाव होता है। धातु आघात वर्धनीय होते हैं लेकिन उसमें तन्यता का गुण का अभाव रहता है, ये भी गलत है। धातु में दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। अधातु तन्य होते हैं परंतु इसमें आघात वर्धनीयता का गुण का अभाव रहता है, ये भी गलत है। अधातु तन्य भी नहीं होते हैं और आघात वर्धनीय भी नहीं होते हैं। सभी धातुएं एक समान ना तो तन्य होते हैं ना ही आघात वर्धनीय, ये सही है। धातु आघात वर्धनीय और तन्य तो होते हैं लेकिन उनकी सभी धातुओं की आघात वर्धनीयता और तन्यता एक समान नहीं होता है। निम्नलिखित में किस धातु का द्रवणांक या गलनांक न्यूनतम है? तो न्यूनतम किसका है? गैलियम का, मात्र 30 डिग्री, ठीक है, हाथ में ही गल जाता है। निम्नलिखित धातु के जोड़े में कौन एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो गैलियम एवं सीजियम। और कमरे के ताप पर गैलियम और सीजियम द्रव अवस्था में इसलिए पाए जाते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट, आवाज कम है क्या? ठीक है, थोड़ा नहीं, ऑनलाइन वाले आवाज। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
पहले धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, सही है। धातुओं के द्रव्यमानांक और क्वथनांक अधातुओं की तुलना में उच्च होते हैं, ये भी सही है। सभी धातुएं कठोर होती है, धातुओं की कठोरता एक समान होती है, ये गलत है। धातुएं कठोर होती है लेकिन सभी धातुएं में एक समान कठोरता नहीं होती है। कुछ धातु इतने सॉफ्ट भी हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु जो है उसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और, या कभी कभी ये ऑप्शन ना देकर क्षार धातु दे सकता है। तो क्षार धातु जो अल्कली मेटल है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मुलायम धातु है, सबसे मुलायम धातु है। निम्नलिखित में किस धातु का घनत्व निम्नतम है? तो क्षारीय धातु का घनत्व सबसे कम होता है, और इसमें क्षारीय धातु कौन है? पोटेशियम है, ठीक है ना। क्षारीय धातु वर्ग 1 में जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब धातुओं का घनत्व अन्य सभी धातुओं के तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये के सभी, ठीक है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के तरह व्यवहार करने वाला ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और इसमें सब एम्फोटेरिक है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये गलत है। धातु के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं या फिर उभयधर्मी होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं या फिर उभयधर्मी होते हैं, या फिर उभयधर्मी होते हैं। तो कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय भास्मिक दोनों होते हैं। नहीं, कुछ अम्लीय तो होते ही नहीं है। कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक दोनों होते हैं, हाँ ये सही है। अम्लीय के भास्मिक दोनों होते मतलब उभयधर्मी होते। तो दूसरा कथन क्या है? सही है, दूसरा कथन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज पूछ रहा है, सीधे सीधे समझिए। और इन सब धातुओं का जो क्रम ऑक्सीजन के साथ है वही क्रम जल के साथ भी होगा। यानी किसी से, ऑक्सीजन से नहीं, किसी भी वस्तु से रिएक्शन करने में रिएक्टिविटी की अगर हम तुलना करें तो यही रिएक्टिविटी आपका सही है। वैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लिए होंगे। सोडियम एवं पोटेशियम को किरोसिन के अंदर या निर्वात में ही रखा जाता है। सोडियम एवं पोटेशियम को किरोसिन के अंदर या निर्वात में रखा जाता है क्योंकि ये खुला छोड़ने पर ये जलने लगता है, क्योंकि ये वो ऑक्सीजन से बहुत तेज अभिक्रिया करता है। क्षारीय धातु ऑक्सीजन से बहुत तेज अभिक्रिया करने के कारण उसमें आग लग जाती है। गर्म जल के टंकी के निर्माण में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा गर्म जल से या तांबा भाप से भी अभिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में किस अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती? ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। हालांकि नाइट्रिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन अधिकांश धातु के साथ जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वे हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सही है। सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यह भी सही है। दोनों कथन क्या है? सही, दोनों कथन सही है। पृथ्वी के परत से प्राप्त अयस्क में मिले अवांछनीय पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अवांछनीय पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। निस्तापन तथा भर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि
धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना बहुत आसान है। धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना बहुत आसान है। निम्नलिखित में किस शर्तों को पूरा करने पर किसी खनिज को अयस्क कहा जाता है? किस शर्तों को पूरा करने पर किसी खनिज को अयस्क कहा जाता है? तो खनिज से धातु का निष्कर्षण कम खर्च में होना, धातु का निष्कर्षण सुगमता से होना, खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होना, बिल्कुल ये सारे के सारे गुण होनी चाहिए खनिज में, तब वो अयस्क कहलाएगा, तब वो अयस्क कहलाएगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं वो अधातु है। निम्नलिखित में किस धातु को सामरिक धातुओं के श्रेणी में रखा जाता है? तो इनमें सभी का, टाइटेनियम, क्रोमियम, जार्कोनियम, इन सब धातुओं की मजबूती बहुत अधिक होती है, लेकिन वजन बहुत कम होने के कारण इन सब का इस्तेमाल बंदूक, तोप सबके बॉडी बनाने में होता है, इसीलिए इसे सामरिक धातु कहे जाते हैं। निम्नलिखित में किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता? बिस्मथ में नहीं होता है। बिस्मथ धातु है लेकिन उसमें तन्यता का गुण का अभाव है, ठीक है ना। निम्नलिखित और बिस्मथ में ना सिर्फ तन्यता का गुण का अभाव है बल्कि आघात वर्धनीयता का गुण का भी क्या है? अभाव है। यानी बिस्मथ एक ऐसी धातु है, और इसके अलावा सीसा भी एक ऐसी धातु है जिसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। बिस्मथ सीसा यानी प्लम्बम। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा? तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा मैग्नीशियम। सिल्वर और कॉपर तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन खोने की होती है, बिल्कुल सही है। खोने का मतलब त्यागने की होती है। धातुओं के आयनन विभव का मान कम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आयनन विभव उस ऊर्जा का मान है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है, और चूंकि धातु स्वयं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए धातु के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है। और यही कारण है कि धातु के आयनन विभव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है? कम होता है। ये पीरियोडिक टेबल में बताए हुए हैं हम। धातु अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, ये गलत है। धातु अवकारक होते हैं। धातु क्या होते हैं? अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट की भूमिका निभाते हैं धातु। ऑक्सीकारक की भूमिका जो निभाते हैं वो अधातु निभाते हैं। 27 में किसी को प्रॉब्लम है? करे कि निम्नलिखित कौन धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा? मैग्नीशियम करेगा। सिल्वर और कॉपर नहीं करेगा, क्योंकि यह रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में यह इतना नीचे है कि इसमें अभिक्रिया करने की क्षमता नहीं है। हाँ, कॉपर जो है वो तनु से तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सांद्र से कॉपर अभिक्रिया करता है। लेकिन सिल्वर, सोना और प्लेटिनम ये तो ना तो तनु से करता है और न ही सांद्र से करता है। 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा कॉपर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। बिल्कुल क्रियाशील कम क्या है ही नहीं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी क्रियाशील है, अतः यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। बिल्कुल, जो अधिक क्रियाशील होते हैं वह किसी से नहीं तो कम से कम वातावरण के ऑक्सीजन से तो अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखते ही रखते। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में है, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड भूपर पट्टी पर मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते। बिल्कुल सही है। हम सारे आयस को देख लेके, एल्युमिनियम के भी ऑक्साइड आयस को देख चुके हैं, जिंक के भी आयस को देख चुके हैं, लोहा के भी आयस को देख चुके हैं, और पीबी यानी कि सीसा का आयस, गैलेनो जो कि सल्फाइड है, इसके तो हम इन सब के आयस्कों को अब पढ़ चुके हैं।
और आप देख ही चुके हैं कि इन सब यानी एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा के जो अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं। तो तीनों का तीनों कथन हमारा क्या है? सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। अयस्क में मिले अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्क के साथ मिश्रित किए गए बाह्य पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स। अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। और गैंग और फ्लक्स अभिक्रिया करके स्लैग बनाता है, स्लैग बनाता है। ध्यान दीजिए सब, पूरी तरह से क्लास में ही क्वेश्चन याद हो जानी चाहिए। और इससे पहले जो एकदम सबसे मेन काम समझिए यही है क्वेश्चन। अरे ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि, इनरिचमेंट। ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि का मतलब हुआ अयस्क की मात्रा को क्या करना? बढ़ाना। ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि हेतु साधारणतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव चालित धुलाई, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, द्रव चालित धुलाई। बेयर विधि का उपयोग बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण में किया जाता है या बॉक्साइड अयस्क से गैंग को हटाने में किया जाता है, बेयर विधि। और भी कई विधि है, आगे के प्रश्न में आपको मिलेगा। सल्फाइड अयस्क को वायु के पर्याप्त मात्रा में, वायु के पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म करना। ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड बनाना निस्तापन कहलाता है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है, जबकि भर्जन और जारन वायु की उपस्थिति में होता है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ, कोक कार्बन है, 99% शुद्ध कार्बन को ही कोक कहा जाता है और यह कोक एंथ्रासाइट कोयले से बनाया जाता है। तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, एस्मेल्टिंग कहते हैं, एस्मेल्टिंग, प्रगलन कहते हैं, या इसे इंग्लिश में एस्मेल्टिंग कहते हैं। कोक के साथ गर्म करके धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलना क्या कहलाता है? एस्मेल्टिंग कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। निस्तापन कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग लाया जाता है। निस्तापन कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में परिणत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही है। निस्तापन कार्बोनेट या हाइड्रेटेड और भर्जन सल्फाइड, हमको लगता है दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। सिल्वर तथा गोल्ड धातु का निष्कर्षण किस विधि से? लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। लीचिंग प्रोसेस में किसी विलयन का इस्तेमाल होता है और उस विलयन की खासियत होती है कि उसमें धातु घुल जाएगा, गैंग नहीं घुलेगा, अथवा गैंग घुल जाएगा, धातु नहीं घुलेगा। इसको हम रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं। निक्षालन को केमिकल सेपरेशन मेथड भी कहा जाता है। रासायनिक पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि के भी नाम से जाना जाता है। क्या? निक्षालन। निक्षालन प्रोसेस में विशेषता ये होती है कि इसमें किसी विलयन का इस्तेमाल किया जाता है और विलयन की खासियत होती है उसमें गैंग घुलेगा, अयस्क नहीं घुलेगा, या अयस्क घुलेगा, गैंग नहीं घुलेगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरन, इरिडियम जैसे अर्धचालकों का शोधन, शोधन मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस है। रिफाइनिंग, धातु को शुद्ध अवस्था में लाना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग धातु का किया जाता है, अयस्कों का नहीं, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो रिफाइनिंग, तो अर्धचालकों का रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। अब जोन रिफाइनिंग जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसका हम डिस्कस नहीं किए थे और ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ इतना जान लेना ही हमको लगता है बहुत ज़्यादा होगा कि आप ये याद रखिए कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर का रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा होता है।
लीचिंग द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, लिक्षालन द्वारा अयस्क को किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। सांद्रण, सांद्रण वह प्रक्रिया है, सांद्रण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें धातु के अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है। सॉरी नहीं, सांद्रण का मतलब हुआ इनरिचमेंट, धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करना मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है ना। धातु से, धातु के अयस्कों से गैंग को हटाना क्या कहलाता है? सांद्रण, इनरिचमेंट। तो निक्षालन के द्वारा अयस्क का इनरिचमेंट किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? सिल्वर, सिल्वर तथा सोना दोनों, सिल्वर तथा सोना दोनों, वही निक्षालन प्रोसेस वाला है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो एल्युमिनियम। कौन नहीं की जाती है? यानी कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है इसका हम कार्बन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका किया जाता है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? सोना, सोना पर नहीं पड़ता है। चांदी पर हल्का पड़ता है, चांदी की सतह काला हो जाता है थोड़ा बहुत। प्लेटिनम पर भी नहीं पड़ता है। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये एसिड वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वह अम्लों से अभिक्रिया करके कौन गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करता है, जल के साथ साधारण ताप पर भी अभिक्रिया करता है। यह भी गलत है पूरी तरह से। कुछ धातु ऐसे हैं जो साधारण ताप पर नहीं बल्कि जल के भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो कुछ धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ धातु गर्म जल से नहीं बल्कि भाप से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसे धातु गर्म जल से अभिक्रिया करता है। लोहा जैसे धातु जो है वो भाप से अभिक्रिया करता है। तो जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है। हाइड्रोजन के ऊपर के सभी धातु ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो गैस है वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके, तनु अम्ल से अभिक्रिया करके वह कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ते का लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है। अगर हम जस्ते का कोटिंग कर देंगे तो जस्ता हमारे खाद्य पदार्थ से अधिक रिएक्टिव होने के कारण रिएक्शन कर लेंगे और खाद्य पदार्थ इससे खराब हो जाएंगे। टीन भी रिएक्शन करता लेकिन उसकी क्रियाशीलता इतना कम है, इतना कम है टीन का कि तब तक खाद्य पदार्थ टीन से बाहर निकाला जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब देखे होंगे एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। वो जो सरसों का तेल आता है, सरसों का तेल जो आता है तो सरसों के तेल पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। उसमें मेन एक्सपायरी डेट उस टीन का है जिसमें वो रखा हुआ है। नहीं तो तेल को हम सालों साल रखते हैं। कांच के बर्तन में अचार बनता है तो उसमें तेल का यूज किया जाता है। आप जानते हैं कांच बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं है और उसमें लंबे 4-5 साल तक तेल खराब नहीं होता है। तो वास्तव में जो टीन में जो सरसों के या कोई भी वेजिटेबल्स ऑयल पैक करके आते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट में तेल से ज़्यादा उस टीन की भूमिका होती है, ठीक है ना। उसी तरह पानी का जो बोतल पीते हैं, पानी के बोतल पर जो एक्सपायरी डेट रहता है पानी से ज़्यादा उस बोतल प्लास्टिक का एक्सपायरी डेट है। नहीं तो पानी कई सालों तक खराब नहीं होगा अगर उसमें हवा नहीं लग रहा है तो। जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्य से भारी होते, अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्य मतलब गैंग, अयस्क के कण गैंग से भारी होते हैं तो उसको किस विधि से? गुरुत्व पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा क्या कर लेते? अलग कर लेते हैं।
निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? तो ऐसा दो ही धातु है, एक मैग्नीज है और दूसरा मैग्नीशियम है। एक मैग्नीज है और दूसरा मैग्नीशियम है, जो आपको नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 तनु HNO3 से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसका हमको लगता है कौन सी देखिए सही है। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है कौन? एल्युमिनियम, जिंक, सीसा। एल्युमिनियम, जिंक, सीसा प्रमुख आपको बताए थे, लेकिन ऑप्शन में सीसा भी है, फिर भी यहां एल्युमिनियम ही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? लोहा, ये भाप से अभिक्रिया करता है। लोहे की क्रियाशीलता उतनी भी अधिक नहीं है कि वे गर्म और ठंडे जल से अभिक्रिया कर ले, लेकिन यह भाप से अभिक्रिया करता है। अति उच्च ताप पर लोहा भाप से अभिक्रिया करता है। वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उपस्थित अपद्रव के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसे निक्षालन विधि या रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन भर्जन या जारन के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन भर्जन या जारन के संबंध में सही? यह सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। यह सल्फाइड को ऑक्साइड, ये वाष्पशील अपद्रव्यों को दूर कर देता है बिल्कुल, क्योंकि निस्तापन जारन में गर्म किया जाता है। गर्म करने से जो वाष्पशील अशुद्धि होती है वो वाष्प बनकर क्या होता है? उड़ जाता है। ये अयस्कों को शुद्ध बना देता है। बिल्कुल सही है। अयस्कों को क्या बना देता है? शुद्ध। हल्का फल्का जो गैंग है वो पहले ही दूर हो गया और निस्तापन में या जारन में वाष्पशील अशुद्धि भी दूर हो गया, तो अयस्क आपका शुद्ध हो गया। नहीं, क्या करा है? सही नहीं है। तो ABC सही है, ABC सही है। गलत कौन है? ये अयस्क को चूर्ण में परिवर्तित करता नहीं, ऐसा नहीं है। चूर्ण में परिवर्तित करने के लिए क्रशर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, D नंबर गलत है भर्जन या जारन के संदर्भ में। क्लियर है? यहां तक तो हो ही गया था, रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में सोडियम उपस्थित है। हाँ, सोडियम उपस्थित है। वर्ग 1 आवर्त 3। ध्यान दीजिए, सोडियम यानी कि परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 10 11 1 होगा बिल्कुल 1। तो अगर अब देख रहे हैं पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, दूसरा कक्षा के S में 2, दूसरा कक्षा के P में 2, तो 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वर्ग 1 होता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हो तो वर्ग 2 होता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 हो तो वर्ग 10 + 3 यानी 13 होता है। अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वर्ग 10 3 4 हो तो 10 4 यानी 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में तो वर्ग 1, 2 है तो वर्ग 2। अब बाकी के लिए 10 जोड़ करके हम वर्ग का पता लगा लेते हैं। और सेल की संख्या कितनी है? 1 2 कितना सेल है? तो सेल जितना होते हैं उतने ही क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। क्लियर हो गया ना? तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से वर्ग का पता चलता है और सेलों की संख्या से हमें आवर्त का पता चलता है। एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त संख्या होता है। पृथ्वी के सतह पर अधिकता से पाए जाने वाले क्षार धातु सोडियम तथा पोटेशियम है। अन्य क्षार धातुओं की उपलब्धता बहुत कम है। क्षार धातु में एकमात्र धातु कौन है जो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है? ये लिथियम है दोस्तों। क्षार धातु में नाइट्रोजन से अभिक्रिया करने वाला एकमात्र धातु कौन है? लिथियम है। और नाइट्रोजन इनर्ट गैस के समान व्यवहार करते, वो भी किसी से रिएक्शन नहीं करते, वो क्षार धातु से भी रिएक्शन नहीं करते हैं।
डाउन विधि के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम प्राप्त किया जाता है। तो डाउन विधि किससे, डाउन विधि सोडियम क्लोराइड से सोडियम प्राप्त करने की विधि है। क्लियर है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने से पहले उसमें सोडियम क्लोराइड को मिश्रित करते हैं ताकि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान क्या हो जाए, घट जाए। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघटन करने से पहले उसका जलीय विलयन या लिक्विड अवस्था में बदलना जरूरी है। लेकिन हम सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर जलीय विलयन बना देंगे तो सोडियम निकलेगा और जल से तुरंत अभिक्रिया करके आग लगा देगा विद्युत अपघटन पात्र में। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने के लिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको द्रव अवस्था में बदला जाता है। चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए द्रव अवस्था में बदलने के लिए कोयला की खपत या ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होगी। तो सोडियम क्लोराइड में हल्का सा कैल्शियम क्लोराइड अगर मिला दे, बहुत ज्यादा नहीं हल्का सा, तो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा घट जाता है और सोडियम क्लोराइड को द्रव में बदलने के लिए कम खर्च करना पड़ता है। सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल क्या है, सही। क्यों नहीं किया जा सकता है? जलीय विलयन का इस्तेमाल करिएगा विद्युत अपघटन पात्र में, जैसे ही सोडियम निकलेगा वो तुरंत उसी पात्र में जल से अभिक्रिया करके आग लगा देगा। क्यों? तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमें इन्हें जल से दूर रखना पड़ेगा। यानी सोडियम धातु मुख्यतः द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। दोनों कथन क्या है, सही है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक को समुद्र के खारे जल से प्राप्त करने पर उसमें कौन सी अशुद्धि मिली होती है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम की ढेर सारी अशुद्धियां मिली होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, तमाम तरह के आयन मिले रहते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड ही होता है। साधारण नमक को हवा में खुला छोड़ देने पर पसीजने लगती है, वो किसके कारण? मैग्नीशियम क्लोराइड कारण, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वातावरण से जलवाष्प को क्या करता है, अवशोषित करने का गुण है इसमें, अवशोषित करने का गुण है। नेक्स्ट, साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पोटेशियम आयोडाइड पढ़ते हैं और इसे पोटेशियम आयोडेट पढ़ते हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम के किस यौगिक को बर्फ के साथ मिश्रित करने पर हिम मिश्रण तो साधारण नमक मिलाकर बर्फ में तैयार किया जाता है। साधारण नमक और बर्फ के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? हिम मिश्रण कहते हैं, हिम मिश्रण कहते हैं। कास्टनर केल्नर विधि द्वारा कौन से महत्वपूर्ण यौगिकों को व्यापारिक स्तर पर तैयार किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि द्वारा सोडियम के कौन से महत्वपूर्ण यौगिक बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही गर्म कर देने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो अमोनिया सोडा विधि बताए हुए थे या सॉल्वे विधि द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जब तैयार हो जाता है तो उसी को गर्म करके हम सोडियम कार्बोनेट भी तैयार कर सकते हैं। तो दोनों इस विधि के द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमोलित नहीं है? और हाँ, धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 के जल अणु जुड़े रहते, सोडियम सल्फाइड के साथ नहीं। सोडियम कार्बोनेट और इसमें भी 10 जल के अणु जुड़े रहते हैं, और ये आपका है धोने वाला सोडा। तो डी नंबर गलत है। सोडियम थियोसल्फेट N2H2O
N2H2O7 होता है ना, नहीं N2H2O, एक बार चेक करिएगा तो O7 होता है कि सोडियम थियोसल्फेट, वैसे सल्फाइड वाला ही थियोसल्फेट है। चेक ये करना है कि O3 होता है या O7 होता है। क्या हाँ, जल का तो अणु रहता है, ऑक्सीजन परमाणु का जल का अणु रहता है। सोडियम थियोसल्फेट के साथ 5 जल के अणु रहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल बेकिंग सोडा में एंटासिड, अग्निशामक इन तीनों के रूप में होता है। बेकिंग सोडा, खोने वाले सोडा एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में भी इस्तेमाल होते हैं। अग्निशामक यंत्र में कौन सा रिएक्शन होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सी नंबर सही है। अग्निशामक यंत्र में ये वाला रिएक्शन होता है जिससे CO2 निकलते हैं। नेक्स्ट, रसोई घरों में खस्ता व्यंजन बनाने के लिए सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और सोडा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, पावरोटी या केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्वस्थ मानव के शरीर में सोडियम की मात्रा 90 ग्राम होते हैं। तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से काम करने हेतु सोडियम और क्लोराइड दोनों की आवश्यकता है। सोडियम के टुकड़ों को पानी में डालने पर वह तैरते हुए जलेगा। सोडियम का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसीलिए पानी में डुबाने पर वह तैरेगा और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो रिएक्शन भी करेगा, यानी तैरते हुए। रिएक्शन इतनी तेज से करेगा कि आग लगा देगा, तो तैरते हुए जलेगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? हाँ, सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। सोडियम सल्फेट को सोडा लाइम नहीं कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपोसोडियम थियोसल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट, ये निगेटिव से फोटो को उभारने में मदद करता है। पहले एक जमाने निगेटिव का इस्तेमाल किया जाता था ना, तो निगेटिव से फोटो को उभारने हेतु इस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। नगर पालिका प्रायः सड़कों को रोशन करने हेतु पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। इन पीले लैंप में सोडियम जब गर्म होती है तो इसके लौ का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, इसीलिए फॉग लैंप जो गाड़ी मोटर कार में लगाए जाते हैं वो किस रंग के होते हैं? पीले रंग। पीले रंग में कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। सोडियम सल्फेट या फोटोग्राफी में किस रूप में उपयोगी है? तो ये अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर देता है? दूर कर देता है, जिससे चित्र और अच्छी से उभर कर आते हैं। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को केवल साल्टपीटर यानी साल्टपीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट साल्टपीटर और सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों के बंद हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम परऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। सोडियम परऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। दोनों से अभिक्रिया करके ये ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? CO2। और जब भी किसी भी कार्बोनेट को आप गर्म करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही
निकलेगा। सोडियम ही नहीं, किसी भी कार्बोनेट कंपाउंड को अगर हम गर्म करते हैं तो कौन से गैस निकलेगा, और जब सल्फाइड एसिड को गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड एसिड को गर्म करने पर नेक्स्ट इनोसाल्ट जो पेट की अम्लता को कम करने में सहायक है, यह मिश्रण है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल मिलाने से सोडियम बाइकार्बोनेट की जो कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय लवण है। तो क्षारीय लवण होने के कारण इसमें थोड़ा सा कड़वाहट होती है, और उन्हीं कड़वाहट को टार्टरिक अम्ल मिला करके मैनेज कर दिया जाता है, तब इसका स्वाद उदासीन हो जाता है। सोडा एस किसे कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से जब जल के 10 अणु बाहर निकल जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट जल के अणुओं के साथ हो तो उसे सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा कहते हैं। जब इसके जल के अणु गायब हो जाए, निकल जाए बाहर, तो इसे सोडा एस कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम सोडियम कार्बोनेट को सीधे वायुमंडल में खुला छोड़ दें। सोडियम कार्बोनेट को सीधे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वे जल के अणु को त्यागते जाते हैं, त्यागते जाते हैं, त्यागते जाते हैं। निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। कार्ने, हाँ, क्रायोलाइट नहीं है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, हालांकि मैग्नीशियम को कार्ने लाइट से ही निकाला। मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्ने लाइट से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। कार्ने लाइट से विद्युत भट्ठों का स्तर बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, स्टील लोहा से कई गुना ज्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। मैग्नीशियम। कोई भी धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, लेकिन मैग्नीशियम में ये खासियत है कि ये नाइट्रोजन गैस की भी उपस्थिति में जल सकता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सब जलता है, तो मैग्नीशियम भी जलता है। फ्लैश लाइट रिबन बनाने में मैग्नीशियम का, और इसका जो फ्लैश लाइट होता है वो श्वेत रंग प्रदान करते। कौन, श्वेत रंग। पटाखों में भी श्वेत रंग लाने के लिए, पटाखे जिसको आतिशबाजी कहते हैं, ठीक है, उसमें भी श्वेत रंग पैदा करने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम के इन तीनों अयस्क का इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, मैग्नीशियम अलवा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन तीनों की प्रकृति क्या है, क्षारीय है, और इन तीनों का इस्तेमाल एंटासिड के रूप में कर सकते हैं। और प्रकृति क्षारीय होने के साथ साथ ये विषैले भी नहीं है मानव शरीर के लिए, इसलिए इनसे एंटासिड बनाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते, गलत। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशिया कहते नहीं, ये भी गलत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपको मैग्नीशिया है, ये आपको क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहां पर आपका दोनों का दोनों कथन क्या है, गलत है। दोनों का दोनों कथन गलत है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशिया कहते हैं। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम,
पौधों को हरा रंग देने वाला कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल का अनिवार्य अवयव है मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल बन नहीं सकता। ठीक उसी तरह हीमोग्लोबिन के बिना आरबीसी नहीं बन सकता। सोरेल सीमेंट किसका है? मैग्नीशियम। लेकिन बहुत महंगे होने के कारण ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? लोहा। हाँ, एल्युमिनियम पाया जाता है। धातु है, धातु सबसे ज्यादा एल्युमिनियम के बाद लोहा का स्थान है। एल्युमिनियम के बाद लोहा का स्थान है। सर्वप्रथम 1827 में एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण एल्युमिनियम क्लोराइड से किया जाता था। एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम से करवा करके आपको एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। तो ये विधि बहुत खर्चीली विधि थी, जिसके कारण अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो शुरुआत में एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति एल्युमिनियम क्लोराइड का सोडियम से अभिक्रिया करा के किया जाता था। और यह विधि इतनी खर्चीली थी कि एल्युमिनियम जो निकलता था वो सोने से भी ज्यादा महंगा हो जाता था। लोहा के पश्चात सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। लोहा के पश्चात सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम। निष्कर्षण की सस्ती विधि की खोज किसने की? जिससे एल्युमिनियम का मूल्य में 90% तक, ये मार्क हॉल और ये दोनों मिलकर नहीं, स्वतंत्र रूप से एक साथ की थी। अमेरिका के मार्क हॉल और फ्रांस के हेराल्ड अलग अलग एक साथ थोड़ा आगे पीछे समय में इन्होंने एल्युमिनियम निष्कर्षण की सस्ती विधि की खोज की। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क? सभी एल्युमिनियम का, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सभी के सभी एल्युमिनियम के अयस्क है। लेकिन पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्धता किसकी है? इस सब की इतनी उपलब्धता नहीं है कि इससे हम एल्युमिनियम को बाहर निकाल सके। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? ये बॉक्साइट है। केवल बॉक्साइट से विश्व के लगभग 99% एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है। बॉक्साइट में मिले अशुद्धियों को किस विधि के द्वारा दूर किया जाता है? बायर विधि से। और बायर विधि निक्षालन विधि है, ठीक है ना। बायर तो मतलब वो उस केमिस्ट का नाम है जिन्होंने इस विधि को खोजा है, लेकिन वास्तव में बायर विधि एक निक्षालन विधि है, रासायनिक पृथक्करण विधि है। बॉक्साइट के अयस्क के साथ पाए जाने वाले प्रमुख गैंग है सिलिका और आयरन ऑक्साइड। इसी को बायर विधि से दूर किया जाता है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। क्लियर? बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से? विद्युत अपघटन विधि से। किस विधि से? हाँ, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब का विद्युत अपघटन। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण किया जाता है, परंतु इसके निष्कर्षण में कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है? शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक का मान काफी उच्च होता है, यानी 2348 केल्विन होता है। क्या ये एक प्रकार की कठिनाई है? तो बिल्कुल सही है। समझे कि ना? शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक का मान काफी उच्च होता है और इससे कम गलनांक किसका होता है? एल्युमिनियम का। ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक उच्च है और एल्युमिनियम का गलनांक कम है। एल्युमिनियम का गलनांक क्या है? कम है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का उच्च है। तो मान लीजिए कि इसको हम गर्म करके लिक्विड बनाएंगे तब ना विद्युत अपघटन करेंगे। तो इसको गर्म करके लिक्विड बनाएंगे तो उससे पहले हमारे एल्युमिनियम वाष्प बनकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। नहीं उड़ जाएगा, क्योंकि हम इतना बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं। तो
तुरंत ही अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को या एल्यूमिना, इसी को एल्यूमिना कहते हैं, इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो गर्म होते हैं एल्युमिनियम जैसे अलग होगा वह वाष्प बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिना से कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो ये एक कठिनाई तो है ही। गलित एल्यूमिना विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण विद्युत अपघटन करने में कठिनाई होती है। विद्युत अपघटन उस ऑक्साइड अयस्क का या किसी भी अयस्क का करना अच्छा रहेगा जो विद्युत का क्या हो, चालक हो। यदि गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन किया जाएगा तो प्राप्त एल्युमिनियम का क्वथनांक 2273 केल्विन ही है, जबकि एल्यूमिना का क्वथनांक 2348 है। तो ये जो बात अभी बताए वही बात सी नंबर में क्लियर किया। ये सारी कठिनाइयां एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्ति करने में आती है दोस्तों, तीनों कठिनाइयां। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट एल्यूमिना के गलनांक को घटाने के लिए किया जाता है। नहीं मिलाएंगे तो फिर एल्युमिनियम की प्राप्ति संभव। इधर गरमाते जाइए, जिसको निकालने के लिए गरमा रहे वो बेचारा भाग गया, वाष्प बनकर उड़ गया। तो हम मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए क्रायोलाइट मिलाते हैं, और क्रायोलाइट मिलते ही थोड़ा सा क्रायोलाइट, एक ढेला के समान, यानी कि बोरा भर भर के क्रायोलाइट मिलाना पड़ता है। एकदम ढेला के समान क्रायोलाइट को एल्यूमिना के एक बहुत बड़े भंडार में फेंक दिया जाए तो अचानक से मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। और ये भी बात बताते कि इसकी खोज अचानक हुई थी, ठीक है, अचानक हुई थी। एल्यूमिना को गलाया जा रहा था, कोई मिस्टेक से वहां से क्रायोलाइट उठा के फेंक दिया उसमें, देखा कि जितना समय लग रहा था उससे आधे समय में हो गया। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट और थोड़ा सा फ्लोरस्पार इसलिए मिलाया जाए, क्रायोलाइट गलनांक घटाने के लिए, फ्लोरस्पार विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, यानी कि ए बी दोनों। क्रायोलाइट एल्यूमिना के गलनांक को घटाने के लिए, फ्लोरस्पार चालकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये दोनों कठिनाई है। तो दोनों कठिनाई को ये दोनों हल्का हल्का मिलाकर दूर किया जाता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम कहां प्राप्त होता है? कैथोड पर। धातु कैथोड पर ही प्राप्त होते हैं, कोई भी धातु रहे, आप मैग्नीशियम का कीजिए, सोडियम का कीजिए, कोई भी धातु विद्युत अपघटन के दौरान आपको कहां प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा। बॉक्साइड अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा बायर की आद्र विधि उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन हॉल की शुष्क विधि और सरपेक विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है? बायर की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सरपेक की विधि बहुत ज्यादा खर्चीला होने के कारण उपयोग में लाया ज्यादातर नहीं जाता है। सरपेक की विधि तब ही उपयोग में लाए जाते हैं जब ये दोनों करना संभव ना हो किसी जगह पर, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा आप कई क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं बायर का आद्र विधि। आद्र विधि इसलिए कि इसमें जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, इसमें जलीय विलयन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका नाम है हॉल की शुष्क विधि। यानी इसमें जलीय विलयन का इस्तेमाल नहीं होता है और इसमें जलीय विलयन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका नाम है बायर की आद्र विधि। सरपेक की विधि भी से भी बॉक्साइड के गैंग को हटाया जाता है, लेकिन यह विधि बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा खर्चीला है, तो ज्यादातर उपयोग में लाए। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क सब टर्किश, अबरख, डायस्पोर, इन सभी अयस्कों में या खनिजों में एल्युमिनियम की उपलब्धता है? टर्किश में भी एल्युमिनियम की उपलब्धता है, अबरख माइका में भी एल्युमिनियम की उपलब्धता है, डायस्पोर में भी एल्युमिनियम की उपलब्धता है। तो हम इन्हें एल्युमिनियम का अयस्क या खनिज कह सकते हैं। अयस्क तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सवाल जिस तरह से पूछा गया है आंसर इसका डी ही होगा। ये सब खनिज की भूमिका में है, एल्युमिनियम के खनिज की भूमिका में है, अयस्क की भूमिका में नहीं है। भूपर पट्टी पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा इसलिए है कि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। लोहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भट्ठी में दीजिए, गर्म करिए,
एल्यूमिनियम में तो बहुत ज्यादा है। विद्युत अपघटन कीजिए, विद्युत अपघटन भी इतना करना पड़ता है कि कई बार विद्युत अपघटन वाला पात्र ही बदलना पड़ता है। अब आत्या भट्टी एक बार बना दिए 10 साल बाद 10 साल तक चलता है। एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति एम्फेटेरिक है। बिल्कुल दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्वेश्चन था ही। लेकिन आप ये भी याद रखें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रकृति एम्फोटेरिक ही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी प्रकृति एम्फोटेरिक और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रकृति एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र अवस्था में कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम कहां से पाया जाए? यह कथन आपका सरासर गलत। नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल नहीं डालता। सांद्र गंधकाम्ल, गंधकाम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सांद्र गंधकाम्ल मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। बिल्कुल सही है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु और उसके मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्योंकि बहुत हल्की धातु होती है और वायुयान रॉकेट में हल्की धातु ही सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा, आप जानते हैं। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्यूमिनियम में कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती है। इन अशुद्धियों को एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्यूमिनियम में कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती है। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए हूप की विधि का प्रयोग किया जाता है। आप इससे पहले देख ही लिया कि हॉल की विधि, बायर की विधि, सर्पे की विधि, ये बॉक्साइड से गैंग हटाने की विधि है। ये बॉक्साइड से गैंग हटाने की विधि है। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम में कुछ अशुद्धि उपस्थित रहते हैं। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्यूमिनियम में कुछ अशुद्धि जो रहता है उसे किस विधि के द्वारा दूर किया जाता है? हूप की विधि। यानी कि आपको पूछ रहा है एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग, क्वेश्चन पूछ रहा है एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग किस विधि से किया जाता है? तो हूप के विधि से। और ये हॉल की विधि, बायर की विधि या फिर सरपेक की विधि जो है, यह बॉक्साइड से गैंग हटाने की विधि है। बॉक्साइड से क्लियर। अग्निरोधी जलरोधी कपड़े तैयार करने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है अग्निरोधी जलरोधी कपड़े तैयार करने में। समान फिटकरी का सूत्र क्या होता है? समान फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 हॉल 3 24H2। यह है फिटकरी आपका। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। ये रत्न है, रत्न। जितने भी रत्न होते हैं सभी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं। और भी उनमें कई धातु मिले होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें यानी कि रत्नों जो होते हैं उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिले होते हैं। रक्त स्राव को रोकने के लिए पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी भी कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। पोटास एलम फिटकरी। फिटकरी रक्त स्राव को किस प्रक्रिया के द्वारा रख देता है? अस्कंदन। अस्कंदन यानी छोटे छोटे कणों का एक जगह आना और भारी होकर नीचे बैठ जाना ही क्या कहलाता है? अस्कंदन। तो फिटकरी जल के गंदगी को भी दूर करता है। और किस विधि से? अस्कंदन विधि से ही दूर करता है। रक्त स्राव को भी अस्कंदन विधि से, अंग्रेजी में कोगुलेशन कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। तो फिटकरी जल के गंदगी को भी हटाता है कोगुलेशन यानी अस्कंदन विधि से, और फिटकरी रक्त स्राव को भी रोकता है कोगुलेशन यानी कि अस्कंदन विधि से। किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग गंदे पानी को स्वच्छ, ये तो पोटासियम अभी तुरंत बताए, पोटासियम, ठीक है ना। जल को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है।
जल को सूक्ष्मजीव हानिकारक सूक्ष्मजीवों से जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव को हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कीटाणु को हटाने के लिए लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। गंदगी को, छोटे बड़े ठोस कण जो गंदगी के रूप में रहते हैं, उसको हटाने के लिए पोटासियम यानी कि फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित कौन एक क्षारीय मृदा धातु है? कैल्शियम। वर्ग 2 के बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब धातुओं को हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 2 के धातुओं को क्या कहते हैं? चूने का पत्थर, संगमरमर, खड़िया, इन सब का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO। और भवपर पट्टी पर प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है। सीमेंट बनाने का मेन कच्चा पदार्थ है यह। क्विकलाइम तथा कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। क्विकलाइम तथा कली चूना किसको कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऐसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तुरंत बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना। चूने के पत्थर को गर्म करने पर कार्बन, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने के पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। मकानों को सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। लाइम स्टोन कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये देखिए, ये और ये दोनों है। ये जिप्सम का है, ठीक है ना। सी नंबर में जो है वो किसका है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिप्सम को 393 केल्विन यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस, 393 केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। निर्जलीय मतलब कैल्शियम सल्फेट में 2 जल के अणु लगा हुआ, तो यह है आपका क्या? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट में 2 जल के अणु जुड़े हुए, यह है जिप्सम। और इसको अगर आप 393 जिसमें 273 घटाइएगा तो 100 से ज्यादा गर्म करिएगा तो ये पूर्ण रूप से निर्जलीय यानी कि जल के दोनों अणु को त्याग करके ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। सही है। जिप्सम को 993 तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे, बस 120 डिग्री सेल्सियस तक, इससे बिल्कुल अधिक नहीं। तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि हाफ जल के अणु इसमें रहता है और 1.5 जल के अणु वाष्प बनकर क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। 1.5 जल के अणु वाष्प बनकर क्या होते हैं? उड़ जाते। तो ये भी सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा होगा। शल्य चिकित्सा को अंग्रेजी में सर्जरी कहते हैं। सर्जरी करना, ऑपरेशन करना में टूटी हड्डियों को बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। हाथ टूटे या पेट टूटे, हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्यापक स्तर पर मूर्तियों के निर्माण में कैल्शियम के किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में कौन सा एक सही नहीं? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। बिल्कुल, ये जो जल के आधे अणु जुड़े रहते हैं इसको हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ जमने का एक विशेष गुण है। बिल्कुल, इसमें अगर हम जल मिला दे तो फिर ये जिप्सम में बदल जाता है। ये फिर किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही है। डी नंबर। कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, यानी सब सही है। ठीक है, ठीक है, सब सही है तो सही कोई नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन डालने पर एक उजला अपक्षेप प्राप्त होता है। यह आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड में आपको डाले क्या? सोडियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन करके आपको बने लेगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये जो उजला अपक्षेप प्राप्त होता है ये किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ठीक उसी तरह कैल्शियम नाइट्रेट से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम, यहाँ सोडियम कार्बोनेट के जगह सोडियम क्लोराइड के जगह यहां पर सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। एक समान व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितना? 1200 ग्राम होता है। शरीर में उपस्थित कुल कैल्शियम का लगभग 99% हमारे हड्डी तथा दांतों में उपस्थित रहते हैं। हमारे हड्डी तथा दांतों में उपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच अभिक्रिया उष्माक्षेपी होता है। बिल्कुल, चूना को हम जल में मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी होता है। अब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा उत्पन्न होने के कारण ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं, ये गलत है आपको। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो धातु है, यानी क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। वर्ग 1 के क्षारीय धातु, वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी तो अब सही है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के लिए बहुत अधिक प्रीति है, मतलब जल से बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है, जिसके कारण इसका उपयोग शुष्क कारक यानी कि सुखाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, कोई गीला सतह है तो वहाँ हम चूना छिड़क देंगे, तुरंत जो है जल क्या हो जाएगा? दूध सोख लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस उत्पन्न करता। सही है। कैल्शियम का मुख्य अयस्क कौन है जिससे कैल्शियम को अलग किया जाता? निष्क्रिय कैल्शियम क्लोराइड, जो समुद्री जल में घुले हुए हैं। समुद्र के जल में बहुत ज्यादा कैल्शियम क्लोराइड घुले हुए हैं, उनसे कैल्शियम क्लोराइड निकाल करके विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इससे कैल्शियम को निकाला जाता है। हाइड्रोलिथ और नाइट्रोलियम किसका मिश्रण है? कैल्शियम का। हाइड्रोलिथ, ठीक है ना, हाइड्रोलिथ ये हाइड्रोलिथ है। और नाइट्रोलियम जो है वो कैल्शियम साइनामाइड को ही क्या कहा जाता है? नाइट्रोलियम कहा जाता है। तो ये तो उर्वरक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हाइड्रोलिथ हाइड्रोजन गैस के भंडारण के रूप में रखा जाता है। हाइड्रोलिथ को गर्म करने के तुरंत बाद हमें कौन गैस की प्राप्ति होगी? हाइड्रोजन की गैस। और ये है आपका नाइट्रोलियम, यानी कैल्शियम साइनामाइड को ही नाइट्रोलियम कहते हैं, नाइट्रोलियम कहते हैं। और ये किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? उर्वरक के रूप में। बागवानी के लिए जो उर्वरक आते हैं, नॉर्मली हम लोग खेतों में जो तो यूरिया डीएपी बहुत हो गया, लेकिन बागवानी जो होता है वहाँ सब पर इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होता है। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, CaCO3 MgCO3, ये है डोलोमाइट। कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है टूथपेस्ट उद्योगों में। टूथपेस्ट उद्योगों में कैल्शियम फॉस्फाइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैल्शियम ऑक्साइड के संबंध में,
कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, काली चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसी के संबंध में कौन सा एक सही है? चूना पत्थर को भट्टी में 1273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड या चूना प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए, 1273 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। चूना पत्थर से चूना बनाने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। बिल्कुल निस्तापन ही है यह दोस्तों। शुद्ध कैल्शियम ऑक्साइड एक अक्रिस्टलीय सफेद ठोस है। बिल्कुल ये सफेद रंग का होता है, आप देखे भी होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान अत्यंत निम्न होता है, नहीं जी, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। चूने का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग 2500 केल्विन से भी ज्यादा, 2500 केल्विन। नेक्स्ट, वाणिज्यिक स्तर पर यानी कि कॉमर्शियल लेवल पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन गैस की बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कि इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाने पर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है और जल बनता है। यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस डालकर की जाती है, यानी कि दोनों के बीच अभिक्रिया कराकर बनाई जाती है। हौसेन क्लेवर अथवा बौखमान संयंत्र के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। हौसेन क्लेवर और बौखमान जो है वो केमिस्ट के नाम है जिन्होंने इस विधि को पहली बार खोजा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो जिस संयंत्र में वो जो इससे पहले रिएक्शन आपको बताए, वो रिएक्शन एक खास प्रकार के संयंत्र में होता है जिसे हम हौसेन क्लेवर अथवा बौखमान संयंत्र मतलब बर्तन, संयंत्र मतलब निम्नलिखित पर विचार करें। विरंजक चूर्ण एक पित्त धवल, पित्त का मतलब पीला और धवल का मतलब श्वेत, ठीक है ना, धवल का मतलब श्वेत, ये एकदम कहीं तो संस्कृत शब्द है पित्त धवल। तो पित्त का मतलब यहां पर पीला है, ठीक है, और धवल का मतलब श्वेत है। चूर्ण है जिसमें क्लोरीन गैस की गंध आती। बिल्कुल आप देखे भी होंगे ब्लीचिंग पाउडर, ज्यादा वो उजला ही रहता लेकिन हल्का पीलापन लिए रहता है। विरंजक चूर्ण रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये भी सही है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस निकलती है। बिल्कुल, तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है, तीनों का तीनों कथन सही है। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, क्योंकि यह विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ये वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस को क्या कर देता है। अब ब्लीचिंग पाउडर में सफाई करने का या ब्लीच करने का जो भी गुण होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण, वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वही निकल जाता है, तो फिर ब्लीचिंग पाउडर की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वस्त्र उद्योगों में कपास एवं सन को विरंजित करने में यानी कि क्लीन करने में, विरंजक मतलब क्लीन करना, साफ करना। रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक का मतलब ऑक्सीकारक, उपचायक मतलब अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। पीने के जल को रोगाणु रहित करने के लिए यानी कि पीने के जल में बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में किसे चूने का क्लोराइड कहा जाता है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को ही चूने का क्लोराइड कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही चूने का क्लोराइड कहा जाता है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से होता है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को चूने का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? हाँ, ये देखिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय है, यही कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण जल में बहुत कम विलय है,
आप यूज भी किए होंगे और ज्यादातर बाथरूम में ही यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते तो क्या तुरंत वो पानी में गल जाता है? तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर पानी में तो घुलनशील है, लेकिन अधिक नहीं, बहुत कम। बाकी तो सब सही हम देख लिए पिछले क्वेश्चन में। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए, द्रव्यमान घटाने के लिए। अब जानते हैं कैल्शियम को कैल्शियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जाता है, और कैल्शियम क्लोराइड को भी लिक्विड अवस्था में लाने के लिए उसमें थोड़ा सा कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, कम खर्च में लिक्विड अवस्था में वो बदल जाता है। एस्बेस्टोस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनाया जाता है। एस्बेस्टोस यानी कि घर की चादर जिसको कहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनाए जाते हैं। आयरन के संबंध में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? उपयोग में लाई जाने वाली धातुओं में आयरन का उपयोग सर्वाधिक होता है, बिल्कुल ये तुम जानते हैं, ये तो सही है ना जी। दूसरा स्थान एल्युमिनियम का है। आयरन भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी धातु है, बिल्कुल ये भी सही है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम। आयरन अभिक्रियाशील नहीं होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, गलत है। आयरन हेमाटाइट के रूप में पाए जाते हैं, सीडेराइट के रूप में पाए जाते हैं। तो आयरन यानी कि लोहा अभिक्रियाशील है, लेकिन ये मध्यम अभिक्रियाशील है। सोडियम पोटेशियम के तहत बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील है। ये मुक्त अवस्था में पाए जाना संभव है। मुक्त अवस्था में केवल कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम पाए जाते हैं। आयरन का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है जिससे आयरन का निष्कर्षण किया जाता है? ये हेमाटाइट ही है। आयरन के किस खनिज से आयरन का निष्कर्षण नहीं होता? आयरन पैराइड से। आयरन पैराइड से कॉपर का निष्कर्षण होता है। आयरन पैराइड ये है आपको आयरन पैराइड, इससे लोहा नहीं निकाला जाता। लेकिन कॉपर वाले हम बताए थे कि आयरन पैराइड से, या इसको कॉपर पैराइड भी हम कह सकते हैं, इससे कॉपर निकाला जाता है। और इसे निकालने की विधि भी हम पूरा बताए थे जब कॉपर को पढ़ा रहे थे कि कॉपर पैराइड से कॉपर निकालना कितना कठिन है। अब फिर भी भारत में या जिन देशों में कॉपर पैराइड ही उपलब्ध है, तो वो कैसे इनसे कॉपर को निकालते हैं। लोहे के अयस्क हेमाटाइट का प्रमुख गैंग कौन है? सिलिका प्रमुख गैंग है। यही नहीं हटता है जो बात्या भट्टी में डालने के बाद ही हटता है। नेक्स्ट, हेमाटाइट रासायनिक रूप से क्या है? Fe2O3। ये आपका मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट। इसे कहते हैं सीडेराइट। हेमाटाइट अयस्क से गैंग को हटाते हैं किस विधि से? द्रव चालित धुलाई के द्वारा, क्योंकि ये हेमाटाइट ऑक्साइड अयस्क है और ऑक्साइड अयस्क को द्रव चालित धुलाई के द्वारा हम हटाते हैं। लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्ठी के संबंध में कौन सा एक सही नहीं? वात्या भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस। वात्या भट्टी के हेमाटाइट अयस्क के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आयरन प्राप्त होता है, यही गलत है जी। हेमाटाइट यानी कि Fe2O3, इसका तो अवकरण करना पड़ेगा जी। यानी कि हेमाटाइट से आपको लोहा प्राप्त तब होगा जब इसका ऑक्सीजन हटेगा, इसका ऑक्सीजन हटेगा। इस हेमाटाइट से हटाने के लिए किसका ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपकरण। तो वात्या भट्टी में हेमाटाइट अयस्क का ऑक्सीकरण नहीं बल्कि हेमाटाइट अयस्क का अपकरण होता है। समझे कि नहीं समझे? वात्या भट्टी की बाहरी दीवार इस्पात के चादरों और भीतर अग्निसाइट वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड से बना हुआ। वात्या भट्टी में हेमाटाइट अयस्क को कोक एवं चूना के साथ मिश्रित करके ऊपर से गिरा जाता है, ये भी सही है। निष्कर्षण के दौरान भट्टी के निचले वाले भाग में ताप सर्वाधिक होता है, क्योंकि बिल्कुल ये भी सही है। भट्टी के नीचे से हम गर्म हवा का झोंका मारते हैं, तो भट्टी के नीचे से गर्म हवा का झोंका मार रहे हैं तो स्वाभाविक है कि तापमान सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा?
भट्टी के नीचे में। वात्या भट्टी में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए और उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रियाओं का क्रम नीचे दिया गया है। ये क्रम बताए थे, सबसे पहले तो यही होता है और उसके बाद इस उष्मा से इसको तोड़ा जाता है, फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड ये 2, उसके बाद नहीं उससे पहले बन जाता स्लैग 3 और 5, 1 4 2 3, इसी क्रम में रिएक्शन होता है वाटिया भट्टी के अंदर क्रमिक रूप से। क्लियर? वात्या भट्टी में डालने से पहले हेमाटाइट अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? चार्ज कहते। इस मिश्रण को चार्ज कहते हैं। हेमाटाइट ऐसे गैंग को हटाने किस फ्लक्स का इस्तेमाल होता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा कोक का। तथा कोक 98% शुद्ध कार्बन होता है कोक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्टी के निचले भाग में अपकारक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, गलत। कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपरी भाग में अपकारक है। सबसे ऊपरी भाग में अपकारक कार्बन होता नहीं, निचले भाग में कार्बन होता। दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन गलत है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन वात्या भट्टी में सबसे पहले होता है। नहीं पहले होता है। जैसे आप देखे थे सबसे पहले वात्या भट्टी में कौन रिएक्शन हुआ था? कार्बन ऑक्सीजन। तो ये भट्टी ऊपर में नहीं, ये रिएक्शन पहले होता है लेकिन ऊपर में नहीं, नीचे में होता है, क्योंकि जहां गर्म हवा का झोंका मार रहे हैं उसी हवा में ऑक्सीजन है, उसी से रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन नीचे में होता है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि वात्या भट्टी में रिएक्शन का क्रम देखे थे ना, तो ये रिएक्शन का क्रम, इसे ये मत नहीं समझ लीजिएगा कि ये ऊपर में होता है नीचे नीचे में होता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कौन लोहा है? ढलवा लोहा है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा ढलवा लोहा। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? वात्या भट्टी के निचले तल से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहा जाता है। सही है। ढलवा लोहा में कार्बन की उपस्थिति कारण अत्यंत कठोर एवं भंगुर होता है। ढलवा लोहा कठोर तो होता है लेकिन भंगुर होता है। ढलवा लोहा में अशुद्धियां अधिक होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। बिल्कुल सही है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5 नहीं बल्कि 2.5 से 4% होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा इतनी होती है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2.5 से 4% होती है। तो डी नंबर का जो कथन है वो आपका सत्य नहीं है। डी नंबर का कथन जो आपका सत्य नहीं है। ढलवा लोहा से पिटवा लोहा की प्राप्ति पडलिंग विधि से, पडलिंग विधि जिसका खोज हेनरी कोट ने किया था। ठीक है। पडलिंग विधि का खोज किसने किया था? हेनरी कोट ने किया था। हेनरी कोट ने किया था। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25 तक होता है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग फ्लक्स के रूप में, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कोक, कैल्शियम कार्बोनेट और कोक दोनों का इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा वात्या भट्टी में लॉ ऑक्साइड का अपकरण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लॉ ऑक्साइड यानी हेमाटाइट, तो इसका अपकरण किसके द्वारा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ये रिएक्शन भी आप पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, सफेद ढलवा लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा संयुक्त अवस्था में होती है। सही है। ढलवा लोहा 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के बताए थे आपको। सफेद ढलवा लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा संयुक्त अवस्था में होती। सही है। भूरा ढलवा लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा ग्रेफाइट के सूक्ष्म रबों के रूप में होती है, वितरित होती है। ये भी क्या है?
दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहते हैं। ये 7H2, 2H2 को हटाकर 7H2 लगे होते, मिस्टेक है। तो हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहते हैं। और फेरस सल्फेट में 2 नहीं बल्कि 7 जल के अणु होते, 7। निम्नलिखित में किसे झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है? आयरन सल्फाइड, और आयरन सल्फाइड को आयरन पायराइट्स भी कहते हैं। आयरन सल्फाइड को आयरन पायराइट भी कहते हैं। आयरन के किस यौगिक का उपयोग कट्टे स्थान से खून के बहाव को रोकने के लिए? फेरिक। और फेरिक क्लोराइड भी पोटास एलम या फिटकरी के तरह स्कंदन विधि के माध्यम से ही रक्तस्राव को क्या कर देता है? रोक देता है। मोहर लवण FeSO4 NH4 हॉल 3SO4 24H2O। निम्नलिखित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण सिड्रोसिस बीमारी होती है? तो ये लोहा, सिड्रोसिस बीमारी लोहा जो तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। पायरोलुसाइड किसका है? मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का। चलिए दोस्तों यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं आज, ठीक है? अगले क्लास में खत्म करेंगे इसको। अब लोहा खत्म हो गया है, मैग्नीज है क्या? हाँ, इसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल करवाएंगे। पीरियोडिक टेबल का मिश्रण का क्वेश्चन नहीं कराए हैं। चलिए अभी क्वेश्चन का दौर रहने वाला है, ठीक है ना? उसके बाद नॉन मेटल पर जाएंगे। तो आगे रिवीजन करके आइएगा। आगे क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ।